हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ओड क्या होता है। ओड एक टाइप का पोएट्री है जो लिखते हैं टू एड्रेस समवन। एड्रेस समवन का ये मतलब है कि किसी को बोल के लिखते हैं। अगर कोई पर्सन है तो मैं उसको एड्रेस करके लिख रही हूँ। सपोज वो पर्सन का नाम है शेक्सपियर, तो फिर अगर मैं शेक्सपियर के बारे में ऊपर या फिर उसको एड्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए कोई पोयम लिख रही हूँ तो वो हो जाएगी ओड। और जब एड्रेस करते हैं तो इसके लिए नहीं करते कि उसके बारे में बुराई करनी है, रादर इसके लिए लिखते हैं क्योंकि उस इंसान को क्या करना है, हमें प्रेज करना है। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा किसी इंसान के लिए लिखे गए हो, ये किसी के भी लिए लिख सकते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं। जैसे किट्स ने एक अर्न के लिए लिखा। अर्न एक तरह का पॉट होता है, तो उसने वो पॉट के लिए वो पोयम लिखी। या फिर किसी आइडिया के लिए लिख सकते हैं, तो जैसे ब्यूटी के लिए लिखा गया है। या फिर कोई अगर फ्रेंडशिप पे लिखना चाहेगा तो उस पे भी लिख सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओड हमेशा किसी इंसान के लिए लिखे जाए। वो किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करके या फिर किसी आइडिया को एड्रेस करके भी लिख सकते हैं। और उसमें यूजुअली किसी इंसान की तारीफ की जाती है या फिर उस ऑब्जेक्ट की तारीफ की जाती है। और उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। डायरेक्ट एड्रेस का मतलब है कि ऑफन यू, दी या दाओ ऐसे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं कि सामने वाले के लिए डायरेक्टली कुछ बोला जाता है। अभी ये जो वर्ड है ओड, इसके ओरिजिन्स फ्रेंच में भी मिलते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं और लैटिन में भी मिलते हैं। और इन तीनों का उन उन लैंग्वेज में मतलब है कि लिरिक सॉन्ग। लिरिक सॉन्ग का मतलब ऐसा गाना या ऐसा कोई पोएट्री जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी हो, जिसमें क्या हो, म्यूजिक हो। वो सुनाई देने पर या फिर हम उसको एक टोन दे के बात कर सकते, एक ट्यून में बोल सकते हैं। या फिर वो पढ़ते वक्त या बोलते वक्त उसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वो गाने होते हैं जिनमें लिरिकल क्वालिटी होती है या म्यूजिकल क्वालिटी होती है। और फिर लेकिन इसके इन तीनों लैंग्वेजेस के अलावा इसके ओरिजिन्स मिलते हैं एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज में। एंशियंट ग्रीक का एक वर्ड है आइडियन, जिसका मतलब है टू सिंग और टू चांट। तो सिंग का मतलब है गाना गाना, चांट मतलब मंत्र बोलना, या जिन किसी के लिए हम लोग जब उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं ना, वो सॉर्ट ऑफ थिंग, कि किसी के बारे में बात करते रहना बार बार। ओड जो होती थी बिकॉज उसमें म्यूजिकल क्वालिटीज होती थी, और एंशियंट ग्रीक में उसको जब लिखा जाता था तो उसके लिए वो लोग दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे, आयलोस एंड लायर। लायर वो वाला होता है, एक ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऐसे स्ट्रिंग्स होते तो वो बजाते रहते हैं। आयलोस थोड़ा वायलिन पियानो सॉर्ट ऑफ मतलब अ, एक तरह का वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ट्रेडिशनली जब ग्रीक में ओड लिखे जाते थे तो वो हीरोज के लिए लिखे जाते थे या गॉड्स के लिए लिखे जाते थे। और वो उनका टॉपिक ये होता था कि उनमें अगर ये दोनों किसी वॉर में गए हैं या फिर इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था या कोई वॉर हुआ था, बैटल हो रहा था, तो उसमें उनकी विक्ट्री को बताने के लिए या उनकी विक्ट्री में उनका जो विक्ट्री कैसे मिली उनको, और फिर विक्ट्री के बाद उन्होंने कौन से मॉरल्स को या फिर कौन से आइडियल्स को अपहेल्ड करके लिखा, वो सब ओड्स में बोला जाता था। और इसमें रिच और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की जाती थी। अभी ऑब्वियसली अगर किसी की तारीफ करनी है तो हम अच्छी लैंग्वेज ही यूज करेंगे। तो फिर उनकी स्ट्रेंथ को काफी तारीफ की जाती थी कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी माइट कितनी है, पावर कितनी है। और उसके लिए वो काफी डिस्क्रिप्शंस देते थे कि अगर किसी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है तो फिर वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ किसके जैसी है। या फिर वो जब वो पर्सन फुल फॉर्म में जब वॉर के लिए उतरा है या वॉर कर रहा है तो फिर वो कैसे लग रहा था। तो जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे अगर आप ग्रेशन आन का भी एग्जांपल ले लो, जो कीट्स का पोयम है, तो उसमें वो ग्रेशन आन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब करता है। उसका हर एक बैंड को डिस्क्राइब करेगा, उसका उसके ऊपर जो पिक्चर्स है उनको वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है। फिर जो ग्रीक्स है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो किया था ओड लिखते वक्त। तो वो क्या करते थे, ओड को वो तीन पार्ट में डिवाइड करते थे। एक होता था स्ट्रॉफी, एक होता था एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। इन तीन पार्ट्स में वो उसको डिवाइड करते थे।
फिर जब लैटिन्स इसको लिखने लगे तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर ठीक से फॉलो नहीं किया। उन्होंने मतलब ये जो फॉर्मल वे में लिखते थे, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और रिपोर्ट, ये उनका कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था, और साथ में इनका टोन भी थोड़ा फॉर्मल होता था, तो इन्होंने थोड़ा लेस फॉर्मल यूज करना चालू किया टोन। और फिर जब बाद में इसको यूरोप में ये थ्रू आउट स्प्रेड हो गई तो फिर वो पूरी तरह से चेंज हो गई। तो ओड का फिर वो लोगों ने स्ट्रक्चर भी चेंज किया, मीटर भी चेंज किया, उसका सब्जेक्ट मैटर भी चेंज किया। ये लोग इंसानों के लिए लिखते थे या फिर गॉड्स के लिए लिखते थे। जब यूरोप में आया तो फिर वो लोग ऑब्जेक्ट्स को लेके लिखने लगे, किसी आइडिया को लेके लिखने लगे। तो ऐसे अलग अलग उसमें फॉर्म्स आते गए। अभी जब ओड्स के ये जो 3 एलिमेंट्स है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड, इनका क्या मतलब होता है? स्ट्रॉफी वो होता है जो बिगिनिंग में बोली जाती है, वो सेट टोन सेट करते हैं उसका, कि मतलब अगर किसी हीरो के बारे में बात करनी है, सपोज अगर हमको पर्सियस के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो जब पर्सियस के बारे में कोई पोयम लिखेगा तो फिर या फिर ओड लिखेगा तो फिर वो पोएट क्या करेगा, हमें स्ट्रॉफी में बताएगा कि पर्सियस कौन सी वॉर में जा रहा था, फिर वॉर पे जाने के बाद उसके साथ क्या उसको एक्सपेक्टेड था वगैरह, वो सब उसके बताता था। और ये कोरस बताते थे। कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग ये गाना गाते थे। और जब भी ये ओड यूजुअली तभी गाते थे जब वो वॉर से वापस आ गए। तो कोई अगर हीरो वॉर पे गया है तो जब वो ग्रीस वापस आएगा, सॉरी, तो फिर उसके लिए एक फेस्टिवल वो अपहेल्ड करेंगे और उसमें ये लोग कोरस जो है वो गाना गाएंगे। तो स्ट्रॉफी जो होता था वो बिगिनिंग में वो कोरस गाते थे। इनफैक्ट ये पूरी पोएम्स कोरस ही गाती थी, लेकिन उनका जो पोजीशनिंग होता था स्टेज पे वो अलग अलग होता था। तो सपोज ये स्टेज है, तो स्ट्रॉफी जो है वो यूजुअली बिगिनिंग यहाँ पे बीच में गाते थे या फिर एकदम फ्रंट पे आके वो स्ट्रॉफी गाते थे। फिर एंटी स्ट्रॉफी क्या होता था? एंटी स्ट्रॉफी रिस्पॉन्स होता था स्ट्रॉफी के लिए। इसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते थे, मतलब जो बात अभी उन्होंने बोली है उसको वो काटते नहीं थे, बल्कि उसको इन्हांस करते थे। अगर उन्होंने किसी वॉर के बारे में बोला है कि वो किसी वॉर में जाने वाले हैं और फिर वॉर में जाने के बाद उनको ये एक्सपेक्टेड है, ये वो स्ट्रॉफी में बताएंगे। तो एंटी स्ट्रॉफी में वो लोग थोड़ा उसको और एम्बेलिश करके बोलेंगे कि वो वॉर कैसी थी और फिर वो किसके साथ वॉर थी और फिर क्यों वो पर्टिकुलर वॉर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और फिर उसमें इससे हीरो ने क्या रोल प्ले किया। तो वो सब वो एंटी स्ट्रॉफी में बताएंगे। और एंटी स्ट्रॉफी का ये होता था कि स्ट्रॉफी एक बार वो स्टेज के बीचों बीच बोलते थे या फिर पीछे जाके बोलते या फिर एकदम आगे आके बोलते थे। तो एंटी स्ट्रॉफी में क्या करते थे, वो इधर साइड्स में जाते थे या फिर एकदम बैक स्टेज या फिर स्टेज के एकदम रियर एंड पे जाके वो बात करते थे। तो इधर वो साइड पे खड़े हो जाके पोयम बोलेंगे या फिर पीछे जाके पोयम बोलेंगे, ठीक है। फिर इपोड में क्या होता था, वो पोयम को एंड कर देते। तो बाद में वो फिर पूरी अगर वॉर को डिस्क्राइब करेंगे तो एंड में बताएंगे कि वॉर वो कैसे एंड हुआ, फिर वो उस वॉर का भी इफेक्ट क्या होगा लोगों पे वो बताएंगे। और इस वाले में कोरस फिर से मिडल में आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रॉफी में वो मिडल में रहती है, एंटी स्ट्रॉफी में वो आइदर साइड या बैक एंड पे जाती है, और फिर इपोड में वो फिर से मिडल में आ जाती है या फिर थोड़ा फ्रंट में आ जाके वो फिर से वो पोयम पूरा बताती है। अभी ओड के टाइप्स कौन से हैं? तो इतने जो वेरिएशन है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, पोड का हो गया या मीटर का वेरिएशन हो गया, स्टांजा स्ट्रक्चर का वेरिएशन हो गया, इस सब के बावजूद ओड को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे पिंडारिक है, होरेशियन है और इरेगुलर है। पिंडारिक ओड क्या होता है? तो पिंडारिक ओड लिया गया है पिंडार नाम से। पिंडार एक पोएट था, वो ओड लिखता था, तो उसके नाम से फिर पिंडारिक ओड आ गए और उसको क्रेडिट भी किया जाता है कि इसने सबसे पहले ओड लिखना चालू किया। और फिर ये वो एंशिएंट ग्रीक में लिखता था, तो फिर तभी वो सिर्फ हीरोज और उनके वॉर में उनकी जो जीत है उनके बारे में लिखते थे, उनके ट्रायम्फ्स के बारे में लिखते थे। फिर जो ओड्स होती थी उनको म्यूजिकल क्वालिटीज में लिखा जाता था कि वो फेस्टिविटीज के टाइम पे गा रहे होते। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई हीरो वॉर में गया है तो वो वॉर से जब वापस आएगा तो एक फेस्टिवल रखेंगे जहाँ पे ये लोग गाना गाएंगे या फिर ओड बोलेंगे।
तो पिंडारी कोड होते थे, वो उसने फाउंड आउट किए थे, तो फिर वो लोग उसका में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। वो स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड फॉलो करते थे। स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी में सेम मीटर एंड राइम पैटर्न फॉलो किया जाता था। इपोड में वो थोड़ा चेंज कर देते थे। इपोड में आइदर वो मीटर चेंज कर देते थे या फिर उसका राइम स्कीम चेंज कर देते थे। अभी पिंडारी कोड का एक फाइन एग्जाम्पल है ये वाला ओड। ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये वर्ड्सवर्थ का ओड है, और इवन दो ये किसी इंसान को डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक आइडिया के बारे में बात कर रहा है वो। तो फिर लेकिन उसके ये जो क्वालिटी है उसका, स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी कोड है, उसमें मीटर राइम स्कीम फॉलो हुआ है, तो फिर ये पिंडारी कोड का एग्जाम्पल है। अब इस जो सेकेंड टाइप है वो है होरेशियन ओड। तो होरेशियन ओड लैटिन पोएट होमर के नाम पे लिए गए हैं। और होरेशियन ओड का जो टोन होता था वो इनफॉर्मल होता था। जैसे पिंडारिक ओड सबके सामने गाते थे, पूरे पब्लिक को बुलाते थे फेस्टिवल के टाइम पे, और उनके सामने वो लोग गाते थे। होरेशियन ओड का वैसा नहीं था, वो सिर्फ पढ़ने के लिए होते थे, उनको कोई कोरस में आके गाना नहीं होता था। तो फिर वो लोग क्या होता था, टोन जो होता था वो इनफॉर्मल होता था। फॉर्मल मतलब थोड़ा अच्छा लैंग्वेज यूज करते थे और ज्यादा इम्बेलिश्ड होता था। अगर वो हीरो के साथ पोएट का कोई पर्सनल कनेक्शन भी है तो फिर वो बताता नहीं था, या फिर उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं देता था। लेकिन होरेशियन ओड में वैसा नहीं होता था, पोएट अपना ओपिनियन दे सकता है, या फिर वो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहा है उस ऑब्जेक्ट को लेके उसको क्या फील हो रहा है, या फिर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो बात करेगा। तो होरेशियन ओड जो होती थी वो थोड़ी सेंटिमेंटल होती थी। फिर इनके टॉपिक्स जो होते थे वो काफी सारे आइडियाज को डील करते थे, जैसे लव एंड फ्रेंडशिप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी एक इंसान को ही डेडिकेटेड की जाए, किसी आइडिया को डेडिकेट करके भी वो पोएम लिख सकते हैं, और उसमें वो एक पर्सनल टच पे आ जाता था। इसमें रेगुलर स्ट्रक्चर फॉलो होता था, और फिर पूरी पोयम में तो फिर स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी और इपोड में रेगुलर स्ट्रक्चर फॉलो होता था। जैसे पिंडारी कोड में इपोड में वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देते थे, तो होरेशियन ओड में वैसा नहीं होता था। पूरी पोयम का स्ट्रक्चर जो है सेम रहता था, और इसके लिए इसको होमोस्ट्रॉफिक भी बोलते हैं। होमोस्ट्रॉफिक मतलब इक्वल स्ट्रक्चर वाले बोलते हैं। और ये हमेशा कपलेट्स में लिखे जाते हैं या क्वार्टरन में लिखे जाते हैं। ये दोनों पोइट्री के एलिमेंट्स है। मैंने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पे एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर लेना। वो आइदर कपलेट में लिखेंगे या फिर क्वार्टरन में लिखेंगे। फिर कीट्स के ओड ऑन ग्रेशन, अर्न टू ऑटम और ओड टू नाइटिंगेल, ये होरेशियन ओड के एग्जाम्पल्स हैं। इसका ओड का जो आखिरी टाइप है वो है इरेगुलर ओड्स। सो एज ए टाइटल सजेस्ट, इरेगुलर का मतलब होता था इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया जाता था। कुछ पोएट्स होते थे वो आइदर मीटर या राइम स्कीम फॉलो कर लेते थे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, और जो इपोड है वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। और ये जो ओड्स है ये काफी पॉपुलर हुई थी लेट 20th सेंचुरी में। तो 1990s के बाद से ये चालू हो गए, या फिर इसके पहले भी यूज किए जाते थे, लेकिन काफी बिट्स एंड पीसेस में थे। एक आधा पोएट एक ओड लिखता था, लेकिन लेट 20th सेंचुरी में ओड्स काफी लिखे जाने लगे। और इसका जो टॉपिक है वो और थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया। मतलब पहले किसी आइडिया को भी लिखते थे तो फिर उस आइडिया के साथ भी हम थोड़ा कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे जब पोएट्स लिखते थे तो वो उनका जो एकदम डीप डिजायर होता था, या फिर उनको किसी पर्सन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब बहुत ज्यादा अफेक्शन है, तभी वो उनके लिए ओड लिखते थे। जैसे एलन टेट का एक ओड है, ओड टू द कॉन्फेडरेट डेड। तो फिर जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था उसमें जो कॉन्फेडरेट्स थे उनके लिए उसने वो ओड लिखा था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस मैं बनाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।